हेलो नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए दो आवेश रहे Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी R रहे, तो यहाँ पे इसके कारण इस पे लगने वाला बल और इसके कारण इस पे लगने वाले बल का मान निकालना है और मान निकाल के इसके सदिश स्वरूप में लिख के दिखा देना है। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है। देखिए किस तरह से लिखेंगे। माना दो आवेश है, दोनों आवेश समान आवेश रहेंगे। अगर इसको प्लस मान रहे हैं, इसको भी प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, इसको भी माइनस मानेंगे। यानी कि अगर समान आवेश मानेंगे तो इनके बीच में जो है वो प्रतिकर्षण का गुण रहेगा, आकर्षण का नहीं। दोनों दूर दूर जाएंगे और दोनों के बीच की दूरी जो है वो R मान ली गई है। माना इस Q1 के कारण अगर यहाँ पे दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा तो यहाँ पे Q1 के कारण इस पे भी बल लगाया जाएगा और Q2 के कारण इस पे भी बल लगाया जाएगा, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके दूर जाएंगे। तो हम अलग अलग दोनों के बल का मान सदिश रूप में लिख के ही दिखा देंगे, बस इतना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे Q1 के कारण इस पे लगने वाला बल, तो Q1 के कारण इस पे लगने वाला बल कितना है, F21 है, F21 है। तो यहाँ Q1 जो है, अगर मान लीजिए Q1 यहाँ पे स्थिर रहे और इसके कारण इस पे बल देखा जाए तो इसको ये धक्का दे रहा है, ये इसको भी धक्का दे रहा है, ये दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो पहले हम इसको देख रहे हैं Q1 को कि ई कितना धक्का दे रहा है। ई दे रहा है बल F21 बल, इतने बल से धक्का दे रहा है। ई कितना धक्का दे रहा है, ई धक्का दे रहा है F12, ई F12 बल, यानी कि एक दूसरे को उल्टे। अगर ई F12 है तो ई F21 है। तो मान लीजिए, माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है। Q1 के कारण, अगर खाली Q1 को माने तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21, यानी कि F21 बल के साथ है F21 बल से इसको धक्का दे रहा है, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो F21 हो गया। अब F21 का मान पहले हम बल का मान कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो कूलाम के नियम ही है, बस खाली इतना ही ध्यान रखना है कि इसके कारण इस पे धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का या फिर इसको दूर भगा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कारण बल के सूत्र ही हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R कैप क्या है, R कैप है Q1 से इसकी दूरी, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाली एकांक सदिश। Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाली एकांक सदिश। अब R कैप का, इसको बोलते हैं R कैप, और R कैप का कुछ निश्चित मान नहीं होता है, इसका मान हमेशा एक ही होता है। इसको रखने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, खाली बार इसको रखने से दिशा या फिर इस दिशा का ज्ञान होता है, खाली दिशा का ज्ञान होता है कि इस दिशा में है। यानी कि इसकी जो दूरी है, यहाँ पे जो Q2 आवेश जो दूर जा रहा है, इसके कारण वो जो है R दूरी पे है, तो R दूरी यहाँ से माप रहे हैं 1 2, यानी कि R कैप 1 2, यहाँ से इसके कारण इस पे तो लिख दिए हैं R12 क्या है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश। Q1 से Q2 की ओर करना है, Q2 से Q1 की नहीं, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है R12। खाली दिशा बताने के लिए है और कुछ नहीं। इसका मान एक होता है, तो एक रख देंगे तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं, अगर हम इसके कारण इसको स्थिर रख के इसके कारण इस पे कितना बल लग रहा है उसको निकाला जाए, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 मान लेंगे। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12, यानी कि इसको इधर भगाएगा। है, इसको इधर भगा रहा था, इसको इधर भगाएगा, यानी कि एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके लिए भी उसी तरह से सूत्र रहेगा। बल का मान निकालना है तो कूलाम के नियम से निकल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है कि ई R कैप 21, यानी कि अब की बार R Q1 से नहीं, अब की बार Q2 से यहाँ तक की दूरी R21 का है, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। यहाँ से ये दिशा दिखाने वाला, यानी कि यहाँ से इसको इधर भगा रहा है, हाई वाला स्थिर है तो ये स्थिर रह के इसके ऊपर धक्का इधर दे रहा है, तो यहाँ से दे रहा है, तो इधर ई वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे इस तरह से R कैप 21 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये दोनों समीकरण बना लिए हैं और समीकरण बना के
आप इसको सदिश रूप में दिखा सकते हैं। इस सदिश रूप में लिख दिया गया है, तीर जो लगा है ऊपर उस सदिश को बता रहा है। ये दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, इधर जाएगा तो इधर जाएगा। अब एक रूप में समीकरण को और लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 जो है कूलाम के नियम को सदिश रूप में, कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करती है। तो ये दोनों समीकरण 1 मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं। ये समीकरण जो है सदिश रूप में व्यक्त करती है। अगर इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखें तो दूसरे रूप में, तो यहाँ पे देखा जाएगा सदिश रूप में लिखने का तरीका एक होता है कि अगर मान लीजिए विस्थापन हो रहा है यहाँ पे इसके कारण इस दिशा में, इसके कारण इस दिशा में, तो यहाँ पे देख r1 कैप को इसको r1 कैप को यहाँ पे r तीर लगा देंगे, सदिश रूप में हो जाएगा, वेक्टर रूप में, और r12 और यहाँ पे r बटे r, खाली r इसके ऊपर वेक्टर नहीं रहेगा। ये r कहाँ से आया है, r इसकी लंबाई है, इस लंबाई से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे इस रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो इसमें ये नियम होता है, कर सकते हैं। तो जब इसका मान इसमें फिर रख देंगे, इसका मान इसमें रख देंगे, यहाँ पे r कैप 1 2 के स्थान पे यहाँ पे r के ऊपर वेक्टर और 1 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो बटे r था तो इसलिए बटे r था तो इसके स्थान पे लिखेंगे, तो r2 था, r स्क्वायर था, तो ये एक r नीचे और आ जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा। तो सूत्र वैसी सेम टू सेम वैसे लिख दिया गया है, अलग नहीं है। तो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r क्यूब और r वेक्टर 1 2। इस तरह से एक रूपी हो गया, एक बल इधर जो लग रहा था इसके कारण ये वाला बल हो गया। और दूसरी उसी प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं। r कैप 21 है तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसको, r कैप 21 है तो इसको भी r वेक्टर अब 21 और यहाँ पे r तो लिखेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से इसके स्थान पे इसको जब लिखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से ये भी बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर था तो यहाँ पे r21 ये हो जाएगा और r स्क्वायर बटे इसके जो r खाली था वो r स्क्वायर के स्थान पे r क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसी दोनों को दिखा सकते हैं सदिश रूप में लिख के। और कुछ सदिश रूप नहीं है, बस इतना ही दिखाना था। अब थोड़ा सा और समझना चाहें तो एक चीज़ और समझ सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए सदिश रूप में लिखा जो मिलता है इसका महत्व क्या है या फिर इसका यूज कहाँ करते हैं, इससे समझ में क्या आया, क्या चीज़ इसमें आया। समझ में ये आया कि ये दोनों सदिश जो है एक दूसरे के विपरीत में है। पहली बात, जितना इसका मान है उतना ही इसका भी मान है, बस खाली इसमें दिशा को अलग अलग बता रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है। परिमाण एकदम बराबर है, परिमाण देखिए यहाँ पे परिमाण और यहाँ का परिमाण उसको बराबर करके दिखा रहा है। एकांक सदिश है, इसके होने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके होने से मान में परिवर्तन नहीं होता, खाली इसलिए लगाए हैं दिशा बताने के लिए। ये दोनों दिशाएं बता रही हैं और कुछ नहीं है। इसलिए इसका परिमाण जब बराबर है, लेकिन देखिए यहाँ पे r12 है, यहाँ r21 है, दिशाएं अलग अलग हैं। तो दिशाएं अलग अलग होने के कारण यहाँ पे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और इस सदिश रूप में दिखा दिए। अब इस सदिश रूप इस तरह से अगर ये पालन करता है तो फिर कूलाम का नियम अगर सदिश रूप का इस तरह से पालन करता है तो न्यूटन के तृतीय नियम का भी इसी तरह से इसी आधार पे बोल सकते हैं पालन करेगा। न्यूटन के तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि किसी के ऊपर अगर मान लीजिए क्रिया किया जाएगा, किसी भी चीज़ के ऊपर क्रिया हो रही है तो उसका उल्टा प्रतिक्रिया हमको मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ पे सेम टू सेम है कि अगर मान लीजिए F जो बल लग रहा है F21 और यहाँ पे दूसरा वाला जो बल इसके विपरीत में है F12, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में होंगे, यानी कि यहाँ से आप एक बार क्रिया करेंगे तो यह क्रिया करेगा, यह क्रिया होकर प्रतिक्रिया देगा। एक बार इसके ऊपर जो आवेश है, इस ई आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा दूर भगाने के लिए, तो यह चुप नहीं बैठेगा, यह इसको प्रतिकर्षित करेगा, यह इसको दूर भगाएगा।
यानी कि अगर एक कोई भी आवेश क्रिया कर रहा है तो दूसरा वाला तुरंत प्रतिक्रिया करेगा। तो इसी चीज़ को बता रहा है। यहाँ पे दिशाएं उल्टी हैं, एक दूसरे के विपरीत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कि ई अगर क्रिया कर रहा है तो इहो क्रिया कर रहा है, तभी दोनों जा रहा है। नहीं तो अगर मान लीजिए ई वाली क्रिया करता, ई नहीं क्रिया करता, तो इसको धक्का दे के दूर भगा देता, अपने तो वहीं रह जाता, अपने वहीं नहीं है ना, अपने वो जा रहा है, इहो जा रहा है, तो दोनों अगर जा रहे हैं यानी कि क्रिया किया है तो इहो प्रतिक्रिया किया है। तो यानी कि इससे एक चीज़ और समझ में आता है कि अगर इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं कूलाम के नियम को, तो ये न्यूटन के तीसरा नियम को भी बताता है कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया भी इसमें हो रही है। और देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं रैखिक रूप में है, तो रैखिक रूप में है, आवेश रैखिक रूप में है तब इस तरह से बल लगेगा, रैखिक रूप में है तब इस तरह से बल लगेगा, और विपरीत में लगेगा। और इस तरह से ही स्थिर वैद्युत केंद्रीय बल भी होते हैं। स्थिर वैद्युत केंद्रीय बल, स्थिर वैद्युत स्थिर है, स्थिर रहेगा तो फिर स्थिर वैद्युत केंद्रीय बल भी एक तरीके से बोल सकते हैं रहेगा।